इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। मैक्स तो यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद लगातार अपनी घर की तरफ चला जा रहा था, लेकिन मैक्स देखता है कि उसके फादर ड्रिंक करके उसकी मदर को मार रहे हैं। मैक्स ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अपने फादर को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन ऑब्वियस बात थी कि मैक्स के फादर उससे काफी ताकतवर होते हैं, इसीलिए उन्होंने मैक्स को दूर फेंक दिया, जिससे कि मैक्स को काफी चोट लगती है। मैक्स के फादर तो इसी तरीके से ड्रिंक किया करते और पूरे फैमिली वालों को परेशान करते। मैक्स तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो छोटा होने के कारण कुछ कर भी नहीं पाता। मैक्स के फादर तो उसे भी बहुत ज्यादा मारा करते। अब मैक्स यहाँ पर जब अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसकी एक पड़ोसन उसे अपने पास बुलाती है। वो पड़ोसन मैक्स को शांत करा रही थी और उसे अपने घर में लेके आकर कुकी खिलाती है। दरअसल उस लेडी को सारी बातें पता थी कि किस तरीके से मैक्स के फादर उसे और उसकी मदर को बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन वो लेडी फिर भी कहती है कि सारी चीजें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी। मैक्स उनसे एक सॉल्यूशन मांगने लगा कि इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ। तब जाकर वो लेडी सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हें गॉड पर भरोसा रखना होगा, तुम उनका नाम बोलते रहो और वो जरूर कुछ सॉल्यूशन निकाल ही देंगे। मैक्स उस लेडी की बातों से यही समझने लगा कि जो भी चीजें करते हैं वो गॉड ही करते हैं। अब हमें यहाँ पर अगले मोमेंट में मैक्स और उसकी फैमिली चर्च के अंदर प्रे करते हुए दिखाई जाती है। सभी लोग फादर के सामने प्रे कर रहे थे, लेकिन अब अचानक मैक्स एक फादर के पास जाकर अपने पापा के बारे में बता देता है। वो कहने लगा कि मेरे पापा बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके मेरी मदर और मुझे मारते हैं और इन सारी चीजों की वजह से हम बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। फादर को जब ये बात पता चली तो वो मैक्स के पापा को काफी डांटते हैं और उसकी पूरी इज्जत निकाल देते हैं। घर पर आने के बाद मैक्स के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो तो मैक्स को बहुत ज्यादा मारते हैं अपनी इस बेइज्जती के लिए, और बेचारा मैक्स ये सारी चीजें सहता जा रहा था क्योंकि वो छोटा होने के कारण कुछ कर भी नहीं सकता। अब इस मोमेंट से मैक्स का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। उसे ऐसा लगता कि अगर उसके फादर इस दुनिया में नहीं भी होंगे तो वो अपनी फैमिली चला लेगा। इसीलिए अब मैक्स ने अगले दिन अपने फादर के ड्रिंक में जहर मिला दिया। बिना समझे उसे पी लेने के बाद मैक्स के फादर की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। इन सारी चीजों से एटलीस्ट मैक्स की फैमिली और उसकी मदर एकदम सही सलामत जिंदगी जिएंगी। हालांकि मैक्स को अपने फादर की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि एक तरीके से उसने ही उनका मर्डर किया था। अब यहाँ पर इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं। मैक्स अब काफी बड़ा हो चुका था और उसकी भी एक अलग फैमिली हो गई थी। मैक्स की वाइफ का नाम नैन्सी था और उसके 3 बच्चे भी थे। वो अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। मैक्स तो अब यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ चर्च में प्रे करने के लिए चला गया था। सभी लोग प्रे कर रहे थे, लेकिन मैक्स प्रे नहीं करता। उसकी एक बेटी तो मैक्स को बोलती भी है, लेकिन मैक्स इन सारी चीजों में बिलीव ही नहीं कर रहा था। उसका किसी न किसी रीजन की वजह से ईश्वर पर से भरोसा उठ गया होता है। अब थोड़ी देर बाद हमें मैक्स अपने घर पर दिखाया गया, जिसके पास अपनी सबसे छोटी बेटी की फोटो मौजूद थी, और बदकिस्मती से उसकी वो छोटी बेटी मर चुकी होती है एक हादसे में। यही रीजन था कि जो मैक्स बचपन से ईश्वर की आराधना करते आ रहा था, वो अब जाकर ईश्वर से नफरत करता है, क्योंकि इन सारी चीजों के बावजूद भी उसकी सबसे छोटी बेटी की जान चली गई, और इसका जिम्मेदार वो ईश्वर को ही मानता था। मैक्स तो अब अपना सारा काम खत्म करके फिलिप्स नाम के अपने एक दोस्त के गैराज पे चले जाता है। वहाँ पर उसे कुछ सामान चाहिए था, जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगा। चारों तरफ काफी स्नो जमा हो गई थी, जिससे कि ठीक से चला नहीं जाता। अब यहाँ मैक्स अपने घर के पोस्ट बॉक्स के बाहर आकर एक लेटर उठाता है, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था कि हम कई दिनों से नहीं मिले और अब मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। वो लेटर तो किसी पापा नाम से था। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि मैक्स और उसकी छोटी बेटी ईश्वर को पापा नाम से बुलाया करते थे। इसीलिए अब मैक्स को लगने लगा कि शायद ये लेटर उनके पापा यानी कि ईश्वर ने तो नहीं लिखा। मैक्स तो स्नो के ऊपर पैरों के निशान देखने लगा होता है, जिससे कि पता चले कि आखिरकार इसे रखकर कौन गया है, लेकिन वहाँ कोई निशान नहीं होता। उल्टा जब मैक्स थोड़ा आगे चल रहा होता है तो उसका पैर ही फिसल गया। मैक्स सीधा नीचे गिर जाता है और वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो गया। इस मोमेंट पर अब उसे एक फ्लैशबैक आता है। ये वो मोमेंट था जब उसकी छोटी बेटी गायब होने वाली थी। मैक्स अपनी वाइफ नैन्सी और तीनों बच्चों के साथ पिकनिक एंजॉय करने के लिए जा रहा होता है। वो सभी काफी ज्यादा खुश थे अपनी छोटी सी दुनिया में। सारे सामान पैक करके वो निकल पड़े होते हैं नदी के किनारे अपनी कैंपिंग साइट पर। मैक्स की सबसे छोटी बेटी टेबल पर बैठकर कुछ ड्राइंग कर रही होती है, वहीं मैक्स के दोनों बच्चे नदी के अंदर बोटिंग कर रहे होते हैं। मैक्स तो अपना खाना बनाने में बिजी हो गया था।
लेकिन तभी अचानक पता चला कि उनके दोनों बेटे की नाव अचानक पानी में गिर चुकी है। इसीलिए अब मैक्स तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए चला गया। मैक्स जब अपने बेटे को निकालता है तो उसके मुंह में पानी भर गया था, जिसे कि वो जल्द से जल्द सीपीआर देकर ठीक कर रहा था। लेकिन उसकी वो छोटी बेटी जो बेंच पर बैठकर ड्राइंग कर रही थी वो वहां से गायब हो चुकी होती है। वो पूरा कैंपिंग साइट ढूंढ लेता है लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। इस बात के बारे में जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर को बताया जाता है जिससे कि वो अपनी छानबीन चालू कर सके। पूरा एक दिन गुजर जाता है लेकिन अभी तक उसकी छोटी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। मैक्स अपनी वाइफ के पास आकर काफी उदास होकर रोने लगा क्योंकि वो इतनी छोटी है कि उसे कुछ समझ ही नहीं। अगले दिन जाकर पुलिस ऑफिसर्स ने मैक्स को बताया कि तुम्हारी बेटी मिल चुकी है। उसे तो फॉरेस्ट के एक छोटे से घर के अंदर पाया गया था जिसके कपड़े निकाल लिए गए थे और बहुत ही सारे खून मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पागल आदमी ने तुम्हारी बेटी को उठा लिया और उसे यहाँ लेकर जान से मार दिया। तब से ही मैक्स का ईश्वर पर से भरोसा उठ गया था, क्योंकि अगर वो ईश्वर पर आस्था इस तरीके से रखता था क्योंकि उसकी बेटी के साथ ये कभी नहीं हो सकता था। पर अब मैक्स को अपनी छोटी बेटी के अलावा अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। यहाँ मैक्स को होश आ गया जो बर्फ पर अभी भी पड़ा हुआ था। मैक्स अब उस अनजान लेटर को लेकर सीधा अपने दोस्त के पास चला जाता है ताकि उसे पता चले कि ये किसने लिखा है। मैक्स को लग रहा था कि उसके दोस्त ने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ये लेटर उसके अंदर रखा था, लेकिन कंफर्म करने के बाद पता चला कि उसका फ्रेंड ने ये सारी चीजें नहीं की हैं। इस बात से मैक्स थोड़ा सा चौंक गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेटर किसने लिखा है। मैक्स जब यहाँ पर अपने घर पर आता है तो उसके फैमिली मेंबर्स यानी कि उसकी वाइफ और दोनों बच्चे भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन पास्ट में हुए उन सारे इंसिडेंट के कारण उनके बीच में वो पहली जैसी बात नहीं रह गई थी। मैक्स के दोनों ही बच्चे उससे उतना क्लोज नहीं होते क्योंकि वो सभी एक तरीके से अपने सबसे छोटी बेटी की मौत के जिम्मेदार अपने फादर को ही मानते थे। उसने तो अपने दोनों बच्चों को बचाने के चक्कर में एक को खो दिया था। अब यहाँ मैक्स अपनी वाइफ को कहकर सीधा चला जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ। इस पोस्ट ऑफिस के अंदर मैक्स ने उसी लेटर को दिखाते हुए कहा कि आखिर ये कहाँ से आया है। उस पोस्ट ऑफिस में एक ऑफिसर को उसने वही लेटर दिखाया और उस लेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लगा। ऑफिसर ने पूरी जांच पड़ताल करके बताया कि इसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप नहीं लगे हैं, इसीलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैक्स अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था और अब उसे सच में यही लगने लगा कि शायद ये लेटर ईश्वर ने लिखा होगा, तो उसे एक बार ईश्वर से मिलना था। इसीलिए अब वो उनके बताए गए एड्रेस की तरफ चला जाता है जो कि फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच था। लेकिन यहाँ पर मैक्स जब रास्ते में जा रहा था तो उसकी कार की टक्कर एक ट्रक से होने वाली थी। वो खुशनसीब रहा कि उसकी जान बाल बाल बच गई। सीधा अब वो फॉरेस्ट के अंदर पहुंचता है तो उस जगह पर जाने के बाद पता चला कि ये तो वही प्लेस है जहां मैक्स की बेटी की डेड बॉडी मिली थी। मैक्स उस पूरे लम्हे को याद करते हुए काफी गुस्से में आ जाता है और वहां के फर्नीचर को तोड़ने लगता है। वहां पर उसके पास गन मौजूद थी जिसे कि वो अपने आप को शूट करने जा रहा था, लेकिन तभी उस जगह पर एक प्यारा सा हिरन आ जाता है। हिरन को देखकर मैक्स एकदम से रुक गया और उसका पीछा करने लगा। तभी अचानक मैक्स को बाहर की तरफ एक आदमी दिखाई दे रहा था जो कि उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। मैक्स काफी चौंक गया और उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट करके पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वो सिंपली रिप्लाई नहीं देता और आगे बढ़ता चला जाता है। मैक्स को भी अभी सच्चाई के बारे में जानना था, इसीलिए वो उस आदमी का पीछा करने लगा। वो दोनों ट्रेवल करते हुए एक बहुत ही पुराने घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर में अचानक मैक्स को वही लेडी दिखाई दी जो उसके बचपन में नेबरहुड में रहा करती थी। वो लेडी इतने सालों बाद मैक्स को इतना बड़ा देखकर काफी खुश हो रही होती है, पर मैक्स की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस घर के अंदर एक ब्यूटीफुल लड़की भी होती है। अब मैक्स यहाँ पर कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि आखिर आप लोग हो कौन। तब जाकर वो ब्लैक लेडी बताती है कि मेरा नाम एलिजिया है और सभी लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन मुझे ये नाम सबसे अच्छा लगता है। वहीं जो आदमी उसके साथ रहा करता था उसका नाम जीसस और लड़की का नाम सरायू होता है। ये नाम सुनकर मैक्स थोड़ा सा चौंक गया और पूछने लगा कि आखिर आप लोग हो कौन। तब जाकर एलिजिया उसे इशारा करती है कि हम गॉड हैं और वही ईश्वर के रूप हैं जिसे कि लोग प्रे करते हैं। मैक्स एकदम चौंक कर इशारे में कह रहा था कि जैसा मैं समझ रहा हूँ क्या आप लोग वही हो। एलिजिया, जीसस और सरायू हाँ में जवाब देते हैं। अब यहाँ मैक्स इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि वो सीधा घर से बाहर निकल आता है। उसे ऐसा लगने लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। इस तरीके से ईश्वर इंसानी रूप में कब से आने लगे। थोड़ी देर में ही मैक्स के पास जीसस आते हैं।
जीसस मैक्स को वो लेटर दे रहे थे और बताते हैं कि मैंने ही पोस्ट बॉक्स में वो लेटर रखा था तुम्हारे लिए। मैक्स तो जीसस से पूछने लगा कि आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जीसस सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कुछ सवाल हैं जिसे कि क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था और तुम घर के अंदर जाकर एलिजिया से सारी बातें कर सकते हो। मैक्स तो अब सीधा घर के अंदर चला गया था एलिजिया के पास, जो कि खाना बना रही होती हैं। उन्होंने तो मैक्स को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया, जो मिलकर खाना बना रहे थे। एलिजिया, जो कि एक गॉड का अवतार होती हैं, वो मैक्स से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कौन सी शिकायत हमसे करना चाहते हो, ये तुम अपने मुंह से ही बताओ। मैक्स काफी नाराज होकर ये बोलता है कि आप तो ईश्वर हो, आपको हम इंसानों के मन की सारी बातें पता है। पर वो ईश्वर मैक्स के मुंह से ये सुनना चाहते थे। मैक्स ने तो अब यहाँ पर ईश्वर से कह ही दिया कि मैंने पूरी जिंदगी आपकी प्रेरणा की है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी बच्ची की जान चली गई और उसकी प्रोटेक्शन करना आपका काम था। एक तरीके से मैक्स उनके ऊपर ब्लेम लगा रहा होता है, लेकिन एलिजिया यानी कि ईश्वर ने सिंपली ये कहा कि हम अपने बच्चों के ऊपर समान प्रकार से नजर रखते हैं और उनकी मदद करते हैं। तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ वो एक हादसा था और उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता। जो भी किसी के जिंदगी में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आगे चलकर कुछ न कुछ तरीके से वो तुम्हें मिल ही जाएगा। अब मैक्स को ये बातें कुछ समझती नहीं, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर घर से बाहर चला गया और शांति से बैठकर अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं रहा था कि ये लोग सच में ईश्वर हैं या फिर उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। मैक्स बहुत ही ज्यादा उदास होता जा रहा था क्योंकि उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। कुछ ही देर के अंदर ईश्वर यानी कि एलिजिया वहां पर आ जाती है और मैक्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डाइनिंग टेबल पर सभी के सभी बैठकर डिनर की शुरुआत कर रहे थे, जो बहुत ही अच्छा बना था। यहाँ पर अब एलिजिया मैक्स से उसके परिवार के बारे में पूछती है। मैक्स ने बताया कि मेरे बेटे की एक फ्रेंड है जिससे शायद वो प्यार करता है। तब जाकर ईश्वर कहते हैं कि उसे प्यार नहीं, वो दोनों तो रिलेशनशिप में भी है। मैक्स काफी चौंक गया। साथ ही साथ वो अपनी दूसरी बेटी के बारे में भी बताता है कि वो बड़ी तो हो गई है लेकिन वो उससे नफरत करती है। उसे ऐसा लगता था कि मेरी वजह से ही उनकी छोटी बहन की जान गई है, जिस वजह से वो अच्छे से बात भी नहीं करती। तब जाकर ईश्वर यानी कि एलिजिया ने मैक्स का डाउट क्लियर किया। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उस टाइम नाव में नहीं गई होती तो उसकी बहन के साथ ये कभी होता ही नहीं। वो तो तुम सभी के सामने नजर नहीं मिला पा रही है खुद की गलती के कारण। तो उस मोमेंट पर मैक्स को अपनी बेटी को समझाना था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बना था क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया होता है, भले ही वो किसी भी टाइप का हो। अब जीसस मैक्स को लेकर टॉप वाले रास्ते पर चले जाते हैं जहां वो खुले आसमान में तारे देख रहे थे। मैक्स ने बताया कि मैंने लास्ट टाइम अपनी छोटी बेटी के साथ बैठकर इस तरीके से तारे देखे थे। जीसस को ये सारी बातें पता थी और इसीलिए वो मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे। मैक्स को ये नहीं समझ रहा था कि ईश्वर के 3 रूप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इस घर में एलिजिया, जीसस और सरायु तीनों हैं। तब जाकर जीसस सिंप्लीफाई वे में बताते हैं कि हम सभी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ईश्वर और सरायु पूरी इंसानियत को संभालते थे और वहीं जीसस उन्हें कनेक्ट करने का काम करते थे। सबके बारे में अच्छे से जानने के बाद मैक्स काफी सेटिस्फाई होता जा रहा था कि उसकी मुलाकात अब सच में ईश्वर से हुई है और ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं। वो तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब मानने लगा था, लेकिन फिर भी मैक्स के मन में कुछ ऐसे सवाल अभी भी होते हैं जिसका जवाब उसे नहीं मिला होता। मैक्स को अपनी छोटी बेटी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो सोते हुए भी उसके बारे में ही सोच रहा था। अब थोड़ी देर में मैक्स को एक सपना आता है जिसमें कि अपनी बेटी को देखता है और उसे वही अनजान आदमी किडनैप करके डीप फॉरेस्ट में लेकर जा रहा था। मैक्स उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसमें नाकामयाब हो गया। सुबह होने के बाद मैक्स डायरेक्टली जाकर एलिजिया से ये सवाल करता है। एलिजिया यानी कि ईश्वर तो नाश्ता कर रही थी। मैक्स ने बताया कि मेरी बेटी की जान तो गई, लेकिन मेरी बेटी की हत्या करने वाले उस खतरनाक आदमी को सजा आपने दी कि नहीं। एलिजिया ये जवाब देती है कि हमें कोई हक नहीं है कि हम इंसानों को कोई सजा दे। ये उनके कर्म और पाप ही होते हैं जिससे कि प्रकृति उन्हें गिव बैक करती है जैसा उन्होंने काम किया है। लेकिन मैक्स को तो लगता था कि ईश्वर ही सारे कर्ता धर्ता है, वही लोगों को राह दिखाते हैं और बुरे कर्मों की सजा देते हैं। पर एलिजिया इस बात से नकार रही थी। मैक्स को सेटिस्फैक्शन नहीं होती और वो काफी गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। उसे ये समझ में आ गया था कि ये सभी लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं।
और वो फॉरेस्ट के बीच में जाने लगा जहाँ से वो दूर चला जाएगा। पर तभी बीच रास्ते में उसकी बात सरायू से होती है। सरायू मैक्स के सामने आकर कहने लगी कि मुझे तुम्हें कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इसीलिए तुम मेरे साथ आओ। मैक्स नहीं मान रहा था, जिसके बाद सरायू सिंपली इतना कहती है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारे सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाएंगे। वो दोनों ट्रेवल करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल बागीचे में आ जाते हैं। सरायू ने अब मैक्स से एक जगह पर खोदने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों मिलकर वहाँ एक गड्ढा बनाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक रूट मिला था जो काफी पॉइजनस होता है। सरायू मैक्स को दूर रहने के लिए कह रही थी क्योंकि ये किसी की जान भी ले सकता था। मैक्स का भी एक सवाल होता है कि आखिरकार इस पवित्र जगह पर ये पॉइजनस पौधा क्या कर रहा है। सरायू ने सिंपली ये कहा कि भले ये पौधा पॉइजनस है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हीलिंग फैक्टर की तरह काम आती थी। इसे रिलेट करते हुए सरायू बता रही थी कि तुम्हारे अंदर भी पॉइजन की तरह बहुत सारी नफरत भरी हुई है, लेकिन तुम इस नफरत और पछतावे को एक हीलिंग फैक्टर की तरह यूज कर सकते हो। ये मैक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन था, लेकिन वो अभी तक समझा नहीं होता। सरायू वहां से तुरंत ही गायब हो जाती है, जिसके बाद मैक्स के पास जीसस आते हैं। जीसस तो मैक्स को कहने लगे कि तुम्हें कई सारे लेसन सीखने मिलेंगे, जिसे कि तुम अपनी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल करना। अब यहाँ जीसस ने बताया कि तुम आगे बढ़ो और नाव की मदद से पानी के बीच में जाओ, मैं वहां पर अपने आप आ जाऊंगा। मैक्स तो अब उनके कहे गए द्वारा सारी चीजें फॉलो करता है और एक छोटी सी नाव लेकर पानी के बीचों बीच चला गया। वो जब थोड़ी दूर पर पहुंचता ही है, तभी अचानक नाव में छोटा सा छेद होने के कारण पूरा पानी उसमें आने लगा। मैक्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। तभी जीसस यहाँ पर मैक्स को कह रहे थे कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम ऐसा अपने दिमाग में सोच रहे हो, इसी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। मैक्स अब उनकी बातें सुनकर एकदम काम हो गया और सोचने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिससे कि अगले मोमेंट में वो नाव एकदम नॉर्मल हो जाती है। मैक्स ने देखा कि जीसस पानी के ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं और उन्होंने तो मैक्स को भी पानी के ऊपर आने के लिए कहा। मैक्स बहुत ही ज्यादा डर रहा था क्योंकि वो पानी के अंदर डूब जाएगा और उसे प्रॉपर तरीके से तैरना भी नहीं आता। बस जीसस ने भरोसा दिलाते हुए उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पानी पर लाया। मैक्स बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग हो गया था अपने आप को पानी के ऊपर चलता हुआ देखकर। उस सारे नजारे को जीसस के साथ एंजॉय करता है और दोनों ट्रेवल करते हुए एक आइलैंड की तरफ आ जाते हैं। जीसस तो मैक्स को बताने लगे थे कि तुम्हारे सवालों के जवाब अब मिलने के बहुत ही करीब हैं। सिर्फ तुम्हें इस फॉरेस्ट के अंदर जाना है और एक गुफा में जाकर एक्सप्लोर करना है। जीसस उसके साथ नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर उनकी लिमिट खत्म हो जाती है। जीसस कह रहे थे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिले वो तुम अपने पास कलेक्ट करके रखना। मैक्स अब उनकी बातें मानकर सीधा फॉरेस्ट के अंदर चला गया और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अंदर कौन सा खतरा हो सकता है। मैक्स तो अब बहुत बड़ी गुफा के अंदर कदम रखता है, जिसमें कि बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद थी। उस लेडी का नाम विजडम था, जो ये डिसाइड करती थी कि कौन गलत है और कौन सही। मैक्स तो पहली बार यहाँ पर ईश्वर के खिलाफ एक कंप्लेन लेकर आया होता है। उसे तो ये पता करना था कि इस केस में ईश्वर सही है या गलत। विजडम तो मैक्स की सारी बातें सुनती है और उसे अपने सिंहासन पर बिठाती है। विजडम तो अब यहाँ पर मैक्स को एक विजन दिखाने लगी, जिसमें कि एक फादर अपने बेटे को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। इस केस में अब विजडम मैक्स से बोलती है कि इसमें इस छोटे बच्चे की क्या गलती। मैक्स ने कहा कि जो भी गलती है उसके फादर की गलती है। तब जाकर विजडम ने बताया कि ये छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे फादर थे और उन्हें तुम्हारे दादाजी मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर तुम्हारे फादर का भी बिहेवियर काफी एग्रेसिव हो गया और वो फिर तुम्हें मारने लगे। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनका पास्ट ही कुछ ऐसा था जिससे कि वो ऐसे बन गए। मैक्स को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब जाकर विजडम अपना दूसरा सवाल उठाती है कि तुम्हारी बेटी को जिस आदमी ने मारा था वो अपने मानसिक संतुलन में नहीं होता। अगर कोई भी अपने मानसिक संतुलन से काम ना करे तो इसमें उनकी गलती नहीं होती। पर मैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि चाहे कुछ भी हो, उसने मेरी बेटी को मारा तो वो एक शैतान है और अगर मुझे वो मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वो आदमी हेल में जाना डिजर्व करता है। विजडम ने सिर्फ इतना कहा कि ईश्वर नहीं डिसाइड करते कि कौन सा आदमी हेवन जाएगा या फिर हेल, ये तो उसके कर्म ही डिसाइड करते हैं। पर मैक्स एक ही बात पर अड़ गया था कि बुरे लोग हेल में जाने चाहिए और अच्छे लोग को हेवन मिलनी चाहिए। विजडम का ये मानना था कि सारे इंसान ईश्वर के बच्चे हैं और वो कभी भी अपने बच्चों को हेल में नहीं जाने देंगे।
ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए विजडम ने मैक्स के दोनों बेटे बेटी को सामने रखा और कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अपने किसी एक बच्चे को हेवन में भेजो और किसी दूसरे को हेल में। तो तुम अपनी बेटी को हेल में भेजोगे जो तुमसे नफरत करती है, और या फिर बेटे को जो तुम्हारी एक भी बात नहीं मानता। मैक्स काफी इमोशनल होकर कहता है कि मैं अपने किसी भी बच्चों को हेल में नहीं भेज सकता, इसके बदले मैं खुद हेल में चले जाऊंगा तो यही अच्छा है। विजडम यही बात मैक्स को समझाना चाहती थी। ईश्वर के लिए सारे इंसान बच्चे हैं और वो किसी को भी हेल में नहीं भेज सकते। मैक्स बहुत ही ज्यादा लाचार हो गया था और इससे कुछ नहीं समझता कि वो क्या करे। तभी अचानक विजडम ने गुफा की दूसरी तरफ एक रोशनी दिखाई जो और कुछ नहीं बल्कि हेवन होता है। मैक्स जब हेवन के पास जाकर देखने लगा तो वहाँ कई सारे बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं बच्चों के अंदर मैक्स की सबसे छोटी बेटी होती है जो बहुत ही ज्यादा खुश होकर मैक्स के पास आके हाथ दिखा रही थी। फिर अचानक जीसस उसे पीछे से बुला लेते हैं। मैक्स की छोटी बेटी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो वहाँ पर एकदम सेटल हो चुकी थी। मैक्स को यहाँ सच्चाई पता चल गई होती है और वो एकदम से नीचे बैठ गया जिसे कि विजडम अच्छी तरीके से संभाल रही थी और फिर गुफा के बाहर भी छोड़ देती है। मैक्स सीधा वहां से ट्रेवल करते हुए जीसस के गले लग जाता है और उन्हें थैंक यू कहने लगता है क्योंकि उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। जीसस कहते हैं कि तुम मुझे शुक्रिया अदा नहीं बल्कि ईश्वर को करो। इसीलिए मैक्स उनके साथ सीधा ईश्वर यानी कि एलिजिया के पास चला आया था। मैक्स के मन में जो सवाल चल रहे थे उसे उसके जवाब ऑलमोस्ट मिल चुके होते हैं। मैक्स को सारी सेटिस्फेक्शन होने के बाद वो तीनों ईश्वर के रूप एक बागीचे में लेकर जाते हैं। सामने की तरफ बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई दे रही थी जो कि हेवन में रहने वाली सारी स्पिरिट्स थी। उन सभी के बीच में से अब एक रेड कलर की स्पिरिट सामने आती है, जिसके बाद एलिजिया ने मैक्स से कहा कि तुम जाकर उस स्पिरिट से मिल कर आओ। मैक्स जब धीरे धीरे स्पिरिट के पास पहुंचता है तो ये उसके फादर की थी जो हेवन में मौजूद होते हैं। मैक्स और उसके फादर एक दूसरे को देखकर काफी भावुक हो उठे। मैक्स के फादर तो अपने बेटे से माफी मांगते हैं उसके हर एक बिहेवियर के लिए और ये भी बोल रहे थे कि तुम एक बहुत ही अच्छे फादर हो। मैक्स भी अपने फादर को पकड़कर काफी रोने लगा, पर ऐसा लग रहा था कि उसके फादर मैक्स से बहुत ज्यादा खुश हैं। सभी के सभी स्पिरिट्स वहां से गायब हो गए, जिसकी वजह से मैक्स के मन में एक डर बैठा हुआ था अपने फादर को मारने के प्रति, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब यहाँ मैक्स जब अपनी आंखें खोलता है तो वो घर में सोते हुए अपने आप को पा रहा था, जिसके सामने एक दूसरा आदमी होता है जो ईश्वर का एक रूप होता है। वो ईश्वर का रूप मैक्स को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वो मैक्स की बेटी की डेड बॉडी को रिकवर करने में मदद करे। मैक्स तो अभी भी यही कह रहा था कि उस बुरे आदमी को हेल मिलना चाहिए जिसने मेरी प्यारी सी छोटी बेटी को मारा, पर ईश्वर बार बार यही कह रहे थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर के कहने पर मैक्स ने उस कातिल को माफ तो कर दिया था, पर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब यहाँ ईश्वर उसकी छोटी बेटी की डेड बॉडी को रिकवर कराते हैं और मैक्स उसे पकड़कर काफी भावुक हो उठता है और सीधा लेकर आता है जीसस के घर पर। वहाँ पर जितने भी ईश्वर के रूप थे वो बहुत ही हौली तरीके से उसकी बेटी को जमीन के अंदर दफना रहे थे। मैक्स जिसे कि अपनी बेटी के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी भी नसीब नहीं हुई थी, वो मोमेंट जाकर आज पूरा हो रहा होता है। अपनी बेटी का अच्छी तरीके से फ्यूनरल करने के बाद मैक्स के मन में मौजूद सारे गम दूर हो चुके थे और अब ईश्वर के सभी रूप कहते हैं कि मैक्स को अपनी रियल लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। मैक्स भी समझ गया था कि उसकी वाइफ और दोनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो वहां से तुरंत ही निकल पड़ा। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और पता चला कि वो तो अभी भी उसी घर में मौजूद है जहां पर उसे वो बहुत ही ब्यूटीफुल हिरन दिखाई दिया था। मैक्स सब कुछ समझ गया और अब वो वापस अपनी गाड़ी से जाने लगा, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि मैक्स तो तब से ही हॉस्पिटल में मौजूद है क्योंकि उसका शुरुआत में ही ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और वो कई हफ्तों से कोमा में पड़ा हुआ है। मैक्स को जब होश आया तो वो अपने दोस्त से कह रहा था कि मैंने ईश्वर से मुलाकात की और उन्होंने मेरे मन के अंदर मौजूद सारे गमों और सवालों को दूर कर दिया। मैक्स को सही सलामत और खुश देखकर उसका दोस्त भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। मैक्स के पास उसकी वाइफ भी आती है और दोनों बच्चे भी आते हैं जो उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे और गले भी लगाते हैं। मैक्स ने अपने बेटे को कहा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और अपनी बेटी को समझाया कि तुम ये सारा इल्जाम अपने ऊपर मत लो, इसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, सब ईश्वर एक तरीके से संभाल लेंगे। जिससे कि अब मैक्स की बेटी भी काफी खुश होकर उन्हें गले लगा लेती है। मैक्स अपनी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजारने लगा था और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।